हेलो स्टूडेंट, मेहरा क्लासेस के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो विषय चल रहा है वह चल रहा है यूजीसी नेट। ठीक है, उसमें पेपर फर्स्ट को देख रहे हैं हम। और जो यूनिट चल रही है उसमें यूनिट फर्स्ट चल रही है, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिवृत्ति या अभिक्षमता से संबंधित है। ठीक है, आज हमारा लेक्चर 8 है। इससे पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उन लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको क्लास के बीच में ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि कहीं से कोई टॉपिक मिस हो रहा है। ठीक है, यह जो हम कोर्स लाए हैं विशेष रूप से जो स्टूडेंट दिसंबर 2026 का यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं उसको फोकस करके हम यह जो सिलेबस है कंप्लीट करा रहे हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करना है और नोट्स बनाते हुए भी चलना है। ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम जिस टॉपिक को देख रहे हैं आज वह है शिक्षण के स्तर। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक जिनमें कि इसके उद्देश्य, कुछ अवधारणाएं, कुछ जो हमारी परिभाषाएं होती हैं, ठीक है, और बहुत सारी जो शब्दावली हैं उनको देख लिया है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वह है शिक्षण के स्तर। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेहरा क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास के बाद जो नोट्स है हम वहीं पर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो की जो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी, वह कम है तो आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं और स्पीड को भी आप 1.5 करके देख सकते हैं, क्योंकि हम सारे जो टॉपिक हैं, जो डेफिनेशन है, जो अवधारणाएं हैं, उनको एग्जाम्पल और कहानियों के माध्यम से समझाते हैं और टॉपिक में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो स्पीड होती है वह बहुत ही ज्यादा कम होती है, इसलिए आप इसे 1.5 पे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वह है शिक्षण के स्तर। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम जो रूल फॉलो कर रहे हैं वह है कि हम सबसे पहले पिछले लेक्चर का रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले पिछले लेक्चर का 5 से 10 मिनट में रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे जो नए टॉपिक हैं उनको पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में देखा था शिक्षण की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। शिक्षण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोण, एटीट्यूड का संचारण करता है। ठीक है, इसको हमने भूस्खलन और आपदा प्रबंधन के एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर तरीके से समझा था। ज्ञान का जो संचारण है वह कैसे है। ठीक है, ज्ञान का संचारण यहाँ पर देख लीजिए। ज्ञान का संचारण का मतलब है कि विद्यार्थी को भूस्खलन समझाना कि भूस्खलन आखिर क्या होता है, उसके वैज्ञानिक कारण बताए। ठीक है, शिक्षक ने कौशल का संचारण, वह एक बेहतर तरीके से जोनिंग करना सीख गया। ठीक है, कि ऐसे कौन से भूस्खलन के क्षेत्र हैं जहां पर भूस्खलन बहुत अधिक सक्रिय होता है, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर भूस्खलन की जो घटना है वह नहीं देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद मूल्यों का संचारण, इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को मूल रूप से नैतिकता सिखाते हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहां पर भूस्खलन आ रहे हैं वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति जो भूस्खलन से प्रभावित रहते हैं तो उनकी मदद करना। ठीक है, यहाँ पर मुख्य उद्देश्य मूल्यों का संचारण में नैतिकता सिखाना होता है, उन्हें दया, करुणा और मदद करने के जो मूल्य होते हैं उनको सिखाना होता है। अगला है दृष्टिकोण का संचारण, मतलब उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड का विकास करना। ठीक है, जैसे जो भूस्खलन आता है उसके लिए केवल प्रकृति ही जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं मानव द्वारा जो भूस्खलन के क्षेत्रों में विकास की गतिविधियां, जो अब संरचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं, उनके कारण भी भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दृष्टिकोण में उनको पॉजिटिव नजरिया दिया जाता है। ठीक है, ताकि वह भूस्खलन को केवल प्रकृति के प्रकोप के रूप में जोड़कर ना देखें। ठीक है, तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। अगली जो अवधारणा थी वह थी रॉबर्ट गैने की। ठीक है, शिक्षण को ऐसी घटनाओं के समूह के रूप में माना जाता है जिन्हें अधिगम की आंतरिक प्रक्रिया को समर्थन देने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, अधिगम की आंतरिक प्रक्रिया। ठीक है, अधिगम की आंतरिक प्रक्रिया। अगली जो लाइन है, इसलिए शिक्षण उसके लिए बाह्य प्रक्रिया है, अतः शिक्षण में भाग लेने हेतु शिक्षार्थी को बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इसमें हमने 2 एग्जाम्पल देखे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें राकेश और अमित के एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश की थी। ठीक है, अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया। अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया कैसे है कि जो भी विद्यार्थी, मान लीजिए 2 विद्यार्थी हैं, राकेश और अमित 2 विद्यार्थी हैं, वह जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वह
अपने अपने लेवल पर उस जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं और अपनी स्मृति में संचित करते हैं। ठीक है, जैसा उनका लेवल होता है उस हिसाब से। वह प्रक्रिया कैसे है, मान लीजिए वह पढ़ते पढ़ते किसी टॉपिक पर अटक जाते हैं, उनको टॉपिक समझ नहीं आता है, वह हमारी क्लास देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं, उसके बाद उनको वह टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आ जाता है। ठीक है, तो इससे यह प्रूव होता है कि अधिगम जो है, जो शिक्षण जो है, ठीक है, सॉरी, शिक्षण जो है वह बाह्य प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, और शिक्षण का मतलब क्या होता है, सिखाना। ठीक है, दोनों वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना है, दोनों को जो मीनिंग है वह अलग अलग है। ठीक है, अधिगम मतलब सीखना और शिक्षण मतलब सिखाना। और उसके बाद शिक्षार्थी को वह प्रेरणा की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि जो राकेश हो गया, वह पढ़ते पढ़ते किसी टॉपिक पर मतलब अटक जाता है और फिर उसे मतलब उसकी जो प्रेरणा है वह पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ठीक है, उसको लगता है कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, अब बहुत कम टाइम बचा है। ऐसे में शिक्षक उसे समझाते हैं कि अगर अब तुम हार मान गए तो तुम्हारा सिलेक्शन सच में नहीं होगा, इसलिए निरंतर मेहनत करते रहो और पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है उसे और वह पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और उसमें अमित जो होता है वह पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा होता है और शिक्षक उसे और मोटिवेट करते हैं कि ऐसे ही पढ़ते रहो, ना तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है, ना सिर्फ तुम्हारा सिलेक्शन होगा बल्कि तुम एग्जाम में अच्छी रैंक भी ला सकते हो। तो रॉबर्ट गैनी की जो परिभाषा है, जो अवधारणा है, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा था। उसके बाद जो अगली अवधारणा हमने देखी थी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की द्वारा। ठीक है, शिक्षण एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया है, यह व्यक्ति को अपने जीवन में नई नई बातें सीखने में सक्षम बनाता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की यहाँ पर कहना चाहते हैं कि शिक्षण कोई बंद कमरे में घटित होने वाली घटना नहीं है। ठीक है, जब व्यक्ति समाज के बीच में रहता है तो वह वहां पर चलने वाली जो रीति रिवाज, जो परंपराएं होती हैं, ठीक है, उनसे निरंतर सीखता रहता है और उनको अपने भीतर आत्मसात करता रहता है। कहीं ना कहीं समाज से वह जो सीखता है और अपने अनुभव से जो वह सीखता है उससे, ठीक है, समाज को भी कुछ फायदा होता है और जो कुछ फायदा होता है वह व्यक्ति को भी या विद्यार्थी को भी होता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं, वाइगोत्स्की कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति समाज में रहकर सीखता है, ठीक है, समाज में कैसे, वह समाज में अंतःक्रिया कैसे करता है। जैसे मान लीजिए एक शिक्षक है, वह विद्यार्थियों का समूह बनाते हैं, उनको सामूहिक चर्चा करना सिखाते हैं, वहां से विद्यार्थी क्या सीखते हैं, एक बेहतर तरीके से संवाद करना सीखते हैं, अपनी जो समाज है उसको समझते हैं। ठीक है, और सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में वह अपनी जो संस्कृति है, ठीक है, मतलब जो अपने पुराने रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनको समझते हैं और उनका बेहतर तरीके से संरक्षण करना सीखते हैं कि यह हमारे प्राचीन मूल है, इनका संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था कैपेबिलिटी, क्षमता को भी देखा था। ठीक है, कि नई नई जो बातें हैं हमको सीखने को मिलती हैं, यहाँ पर जो नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, जिसमें रूढ़िवादिता से ऊपर उठकर व्यक्ति तर्कों तथ्यों के साथ चीजों को समझता है और बेहतर तरीके से आत्मसात करता है। ठीक है, यह सब जो अवधारणाएं हैं हमने बेहतर तरीके से समझ ली थी। आज जो हमारा टॉपिक है वह है शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग को देखने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं, हमारा जो मेहरा क्लासेस का ऐप है वहां पर अभी यूजीसी नेट के जो कोर्स है वह चल रहा है। ठीक है, यूजीसी नेट और एमपी सेट दोनों के कोर्स चल रहे हैं, तो वहां पर जाकर आप उन्हें परचेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, जैसे टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, नोट्स भी मिलने वाले हैं, पीवाईक्यू सोल्यूशन बुक मिलने वाली। यहाँ पर हम जो यूट्यूब पर आपको सिलेबस तो कंप्लीट करा रहे हैं, लेकिन ऐप पर हमने और इसको बेहतर तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए हम आपको सब कुछ कंप्लीट नहीं करा सकते हैं, जो भी चीजें हैं वह केवल शॉर्ट में बताई जा रही हैं। बाकी ऐप पर इससे ज्यादा एग्जाम्पल देकर, इससे ज्यादा कहानियों के साथ आपको यह टॉपिक बेहतर तरीके से समझाए गए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं शिक्षण के स्तर। ठीक है, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, आपने कहीं से भी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच होने वाली एक अंतः क्रिया है। ठीक है, मतलब यह अंतः क्रिया जो होती है शिक्षण के 3 स्तरों पर होती है। ठीक है, शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण के 3 स्तर बताए हैं, तो इनको देखने वाले हैं। यह जो लेवल होते हैं वह न्यूनतम विचारशील स्तर, जिसमें स्मृति स्तर से लेकर लेकर अधिकतम विचारशील स्तर, चिंतन स्तर तक होते हैं। ठीक है, इसमें 3 लेवल को हम देखने वाले हैं
आज हमारा एक ही लेवल कंप्लीट हो पाएगा जो है स्मृति लेवल, क्योंकि इसमें हम कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देखेंगे, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव और अन्य चीजें भी देखेंगे। इसलिए आज का जो हमारा लेक्चर पूरी तरीके से होगा वह स्मृति लेवल पर, और अगला जो लेक्चर बौद्ध स्तर पर और फिर चिंतन स्तर को भी देखेंगे। चलिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले तो हमने जब पिछले लेक्चर लिए थे उसमें जब हम शिक्षण के जो आपको दृष्टिकोण पढ़ा रहे थे, ठीक है, शिक्षण के जब हमने आपको दृष्टिकोण पढ़ाए थे जिसमें 3 दृष्टिकोणों के नेम बताए थे, और यह कहा भी था कि इनको आपको याद रखना है क्योंकि कहीं ना कहीं यह जो हमारे शिक्षण के लेवल हैं उनसे कनेक्ट होंगे। जिसमें 3 दृष्टिकोण कौन कौन से थे? अधिनायकवादी दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और अहस्तक्षेपवादी या स्वच्छंदवादी या लेजर दृष्टिकोण, इनको हमने देखा था। ठीक है, तो आज हमारा जो लेवल है मेमोरी लेवल, वह कहीं ना कहीं हमारे जो अधिनायकवादी दृष्टिकोण है उससे कनेक्ट होता है। इसलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि हमने अधिनायकवादी दृष्टिकोण में आखिर क्या देखा था, ताकि इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप उस स्तर को भी समझ सकें। अधिनायकवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण स्मृति स्तर की विचारहीन तथा शिक्षक केंद्रित गतिविधि है जो विद्यार्थियों में दृष्टिकोण एवं स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं करती। इसमें हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था 1857 की क्रांति, उसे याद कर लीजिए तो आपको वह स्तर बहुत अच्छे तरीके से भी समझ आ जाएगा। ठीक है, एक शिक्षक होते हैं जो कि विद्यार्थियों को 1857 की क्रांति समझाते हैं। ठीक है, समझाते हैं का मतलब है उन्हें बता देते हैं कि यह 1857 की क्रांति थी, यह इसके जो प्रमुख क्षेत्र है यह है, जैसे आगरा, मालवा, ठीक है, ग्वालियर हो गए, हमारे दिल्ली हो गई, इन सब क्षेत्रों के नाम बता देते हैं और बता देते हैं कि यह उनके प्रमुख नेतृत्व करता थे। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि इस क्रांति का क्या प्रभाव रहा, इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या इसके परिणाम हुए। ठीक है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर विद्यार्थी क्या होते हैं? केवल एक आज्ञाकारी श्रोता बनकर रह जाते हैं। ठीक है, उनमें जो रटने की जो प्रवृत्ति होती है वह और ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, इस सब को हमने देखा था। तो मूल रूप से याद रखना 1857 की क्रांति, मतलब शिक्षक जो होते हैं वह क्या होते हैं? एक तानाशाह की भूमिका में होते हैं। मतलब शिक्षक ने जो बता दिया विद्यार्थी उसको फॉलो कर लेते हैं और उसी को रट लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं शिक्षण के स्तर। ठीक है, ये तीनों स्तर कम विचारपूर्ण, ठीक है, स्मृति लेवल से लेकर अधिक विचारपूर्ण चिंतन स्तर तक क्रमबद्ध है। तीनों का क्रम आपको याद रखना है, अभी हम एक डायग्राम के माध्यम से भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तीनों का क्रम याद रखना। यदि शिक्षण के इन 3 स्तरों को शिक्षार्थी की चिंतनशील भागीदारी के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो स्मृति स्तर सबसे कम विचारपूर्ण स्तर होता है। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन बनते हैं वह किस टाइप के बनते हैं वह भी बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि शिक्षण के स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी बनाते हुए चलना, जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, और वह चीजें आपको लंबे समय तक भी याद रहेंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। यदि शिक्षण के इन 3 स्तरों को शिक्षार्थी की चिंतनशील भागीदारी के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो स्मृति स्तर सबसे कम विचारपूर्ण, ठीक है, सबसे कम विचारपूर्ण, कोई चिंतनशीलता की प्रवृत्ति इसमें नहीं होती है। ठीक है, चिंतनशीलता की कोई प्रवृत्ति इसमें नहीं होती है। अगला है बौद्ध स्तर, मध्यम विचारपूर्ण होता है। और अगला जो लास्ट है चिंतन स्तर, सबसे अधिक विचारपूर्ण होता है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डायग्राम से समझेंगे तो यह आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है। यदि इन्हें श्रेणीबद्ध क्रम में रखा जाए तो सबसे ऊपर चिंतन स्तर आता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा सबसे ऊपर चिंतन स्तर आता है। यह क्वेश्चन PYQ में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इनका जो मतलब क्रम है वह पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन कुछ शब्दावली को चेंज करके क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने ही वाले हैं, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िए इसको। ठीक है, शिक्षण के स्तर में पहले सबसे ऊपर चिंतन स्तर होता है, सेकंड उसके ऊपर बौद्ध स्तर होता है, और ठीक है सबसे नीचे स्मृति स्तर होता है। इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, उसके नीचे, ठीक है, सबसे ऊपर चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल, उसके नीचे बौद्ध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और उसके नीचे बौद्ध स्तर के स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल। अब सबसे पहले जो पहला लेवल है उसको समझते हैं आज। ठीक है, अर्थ मीनिंग देख लीजिए। इसमें सबसे पहले इसका जो समर्थन किया था वह किया था हर्बर्ट ने। ठीक है, नोट कर लीजिए इनका नेम नोट करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद
जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगा उसका जो समर्थन किया था मॉरिसन ने, और जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल है उसका जो समर्थन किया था वह हंट ने किया था। ऐसा मैच था कॉलम में पूछा जा सकता है। ठीक है, मैच जो सही जोड़ी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ए में कुछ आपको लेवल दिए जाएंगे और बी में इनके समर्थनकर्ताओं के नेम दिए जा सकते हैं, जैसे स्मृति लेवल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पर आपको दिया जा सकता है हर्वर्ट और मॉरिसन और हंट, या फिर अन्य कोई नेम भी चेंज करके दिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कठिन टाइप का प्रश्न बनाना होगा तो यहाँ पर अन्य नेम दिए जा सकते हैं, और फिर पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं। ठीक है, उनके सामने भी सही आंसर दिया जा सकता है या फिर अलग अलग भी आंसर दिए जा सकते हैं। तो याद रखना है, स्मृति स्तर का जो समर्थन किया था वह किसने किया था? हर्वर्ट ने। ठीक है, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। सिंपल सी कुछ लाइन याद रखना है आपको, ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं है। इसका जो फोकस है स्मृति स्थल का केवल रटने पर है। ठीक है, इसमें चिंतनशीलता का कोई भी विकास नहीं होता है, पूरी तरह शिक्षक केंद्रित जो लेवल है। तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं, अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्मृति स्तर के शिक्षण का समर्थन हर्वर्ट ने किया था। ठीक है, हर्वर्ट ने किया था। इस स्तर पर शिक्षार्थी की चिंतन एवं तर्क शक्ति का न्यूनतम उपयोग होता है, इसलिए इस स्तर पर शिक्षार्थी की स्मरण शक्ति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। याद रखिएगा, हर एक लाइन जो आपके ऑप्शन है प्रश्न के उनमें बनकर आ सकती है, इसलिए हर एक लाइन को बहुत अच्छे से याद रखना है। बाकी इसका जो मूल फोकस है वह रटने पर है। ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति की जो विद्यार्थी है उसकी समझ विकसित नहीं होती है, पूरी तरह जो होता है शिक्षक केंद्रित मॉडल है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, विद्यार्थी शिक्षक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को उनके अर्थ एवं अनुप्रयोग को समझे बिना ही याद कर लेते हैं, मतलब रट लेते हैं। उनको मतलब नहीं है कि 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे, क्या प्रभाव हुए। ठीक है, वह केवल इसको रट लेते हैं कि यह 1857 की क्रांति थी और यह उसके क्षेत्र थे। इस स्तर पर अधिगम, लर्निंग, धारण, रिटेंशन तथा पुनरुत्पादन, ठीक है, रिप्रोडक्शन पर विशेष बल दिया जाता है। तो तीन महत्वपूर्ण शब्द याद रखने हैं। ठीक है, संबंध पूछा जाता है, इनका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अधिगम, लर्निंग, रिटेंशन, धारण और पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, स्मृति स्तर के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान प्रदान करना है। ठीक है, इसमें रटने पर ही अधिक महत्व दिया जाता है। इस स्तर पर सीखने की अपेक्षा रटने, ठीक है, मेमोराइजेशन को अधिक महत्व दिया जाता है। यह शिक्षण का सर्वोच्च स्तर नहीं माना जाता है। ठीक है, सर्वोत्तम स्तर नहीं माना जाता है, क्योंकि केवल रटना पर्याप्त नहीं है। अवधारणाओं, कंसेप्ट की समझ अधिक महत्वपूर्ण होती है, जो कि हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल में देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो समझ का जो विकास होता है वह हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पर भी होता है। अगला है परिभाषा है इसकी, स्मृति स्तर की डेफिनेशन। स्मृति स्तर का शिक्षण, ठीक है, स्मृति स्तर का शिक्षण वह स्तर है जिसमें विद्यार्थी केवल तथ्यात्मक, ठीक है, केवल तथ्यों को रट लेते हैं, समझने की कोई कोशिश नहीं करते, जानकारी को याद करते हैं। शिक्षार्थी इन जानकारी को अपनी दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी में संग्रहित कर लेते हैं। अभी जब इससे संबंधित मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देखेंगे, ठीक है, जिसमें एक हमारा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है अवबोधन का सिद्धांत है, उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार इस जो दीर्घकालिक स्मृति में जो जानकारी संग्रहित की जा रही, जिसका भंडारण किया जा रहा है, उसको किस प्रकार आगे की कक्षाओं में जाके यूज करते हैं। ठीक है, तो उसे अवबोधन जो सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उसमें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसके हमारे सिद्धांत स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, उससे पहले इसके उद्देश्य और लक्ष्य देख लेते हैं, उसके बाद हम इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को देखेंगे। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान करना है, अधिगम की यांत्रिक प्रक्रिया अर्थात रटकर सीखने एवं स्मरण पर बल देना। ठीक है, अभी जैसे ही सिद्धांत हम आपको बताएंगे तो उनमें जो फैक्ट हैं आएंगे, ठीक है, उनमें जो एग्जाम्पल देंगे, उन एग्जाम्पल के माध्यम से आपके उद्देश्य और जो लक्ष्य है, एम है, दोनों बेहतर तरीके से समझ आएंगे। ब्लूम के वर्गीकरण के ज्ञानात्मक उद्देश्यों जैसे पहचान, आइडेंटिफिकेशन, स्मरण, रिकॉल, याद करना, रिमेम्बरिंग आदि को प्राप्त करना। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है ब्लूम के वर्गीकरण को क्या करना है, ब्लूम के वर्गीकरण के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना है। ठीक है, जिसमें स्मरण,
पहचान और याद करना शामिल है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षार्थी प्रस्तुत तथ्यों को रटकर सीखता है, तथ्यात्मक ज्ञान को धारण करता है और आवश्यकता पड़ने पर स्मरण एवं पहचान के माध्यम से उसका पुनरुत्पादन करता है। अगला है लक्ष्य, एम्स क्या है इसके? मानसिक क्षमता का प्रशिक्षण करना, तथ्यात्मक ज्ञान अथवा सूचना प्राप्त करना, तथ्यात्मक ज्ञान, सूचना तथा अधिगम सामग्री को सुरक्षित रखना, सीखी हुई सामग्री अथवा तथ्यात्मक ज्ञान की पहचान करना तथा उसका पुनरुत्पादन करना। ठीक है, अब हम आपको सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से यह लेवल पूरी तरीके से आपको समझ आ जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो उद्देश्य में हमने जितने भी पॉइंट बोले, यहाँ पर एम में जितने भी हमने आपको लक्ष्य बताए, सभी आपको इन सिद्धांतों के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अभ्यास, एक्सरसाइज, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन तथा नियमित अभ्यास, प्रैक्टिस के माध्यम से स्मरण शक्ति का विकास एवं अनुशासन किया जाता है। ठीक है, अनुशासन किया जाता है, यानी मस्तिष्क को अनुशासित किया जाता है। इस सिद्धांत का मानना है, ठीक है, कि हमारा जो मस्तिष्क होता है वह एक मांसपेशी की तरह होता है। जिस प्रकार जिम में जाने से, ठीक है, जिम में जाने से और बार बार वजन उठाने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क को बार बार रटने के काम में लगाने से या उसे अभ्यास कराने से हमारा जो स्मृति का लेवल है, ठीक है, हमारी जो मेमोरी है वह बढ़ती है और साथ में ही हमारा माइंड अनुशासित होता है। ठीक है, इस सिद्धांत का सिंपल सा मतलब समझिए। सिद्धांत यह कहना चाहता है कि जिस प्रकार आप जिम में जाते हैं, वहां पर एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे आपकी जो मांसपेशियां हैं मजबूत होती हैं, उसी प्रकार अगर आप अपने मस्तिष्क को किसी भी कार्य में लगाएंगे, किसी भी तथ्य को या फिर अवधारणा को रटने में, ठीक है, तथ्यों को रटने में लगाएंगे, तो आप बार बार उसकी अभ्यास करेंगे, तो उससे क्या होगी, आपकी स्मृति बढ़ेगी और आपका जो मस्तिष्क है वह अनुशासन में भी रहेगा। ठीक है, तो इसका फोकस मुख्यतः 3 चीजों पर है, इसको आप याद रखिएगा, ERP। ठीक है, एक्सरसाइज, रिपीटिशन और प्रैक्टिस, इन 3 महत्वपूर्ण शब्दों पर इसका फोकस है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से भी आप याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे? जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा, जो लोग होते थे, ठीक है, जो मान लीजिए जो मठों में या फिर जो कक्षाएं होती थी, पारंपरिक के तौर पर जो कक्षाएं चलती थी, उनमें किस प्रकार विद्यार्थी जो बड़े बड़े ग्रंथ होते थे उनको बहुत अच्छे तरीके से रट लेते थे। ठीक है, जो श्लोक होते थे संस्कृत के, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से रट लेते थे। ठीक है, तो उसमें समझ की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उसे अगर वह बार बार दोहराएंगे, बार बार पढ़ेंगे, रटेंगे, तो कहीं ना कहीं वह इनकी स्मृति में संचित जरूर होगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत का जो मुख्य फोकस है वह है कि अभ्यास कीजिए, अभ्यास को बार बार दोहराइए और दोहराने के बाद उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो हमने एक सिद्धांत देखा, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। अगला जो हमारा सिद्धांत है वह है प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत। ठीक है, यह सिद्धांत हार्वर्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसलिए इसे हार्वर्ड का प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यांत्रिक स्मरण, मैकेनिकल मेमोराइजेशन के माध्यम से शिक्षार्थियों के मस्तिष्क में अधिक से अधिक तथ्यात्मक ज्ञान स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, हार्वर्ड का मानना था, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक लाइन नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत, ठीक है, अवबोधन, इसका एक वर्ड भी यूज होता है, अवबोधन। ठीक है, अवबोधन इसके सिद्धांत के लिए भी जो वर्ड है वह यूज होता है। इसका सिंपल सा अगर एक लाइन में अर्थ समझा जाए तो नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना। ठीक है, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना, इसका सिंपल सा अर्थ इतना ही है इस सिद्धांत का। अभी एग्जांपल से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले इस जो लाइन लिखवाई है, ठीक है, जो इसका अर्थ लिखवाया है, अवबोधन का सरल शब्दों में अर्थ है नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना। ठीक है,
हार्वर्ड का मानना था कि विद्यार्थी का जो दिमाग होता है स्टार्टिंग में, वह एक कोरी स्लेट की तरह होता है। ठीक है, विद्यार्थी का जो दिमाग होता है वह स्टार्टिंग में एक कोरी स्लेट की तरह होता है। यहाँ पर शिक्षक का मुख्य काम यांत्रिक स्मरण या फिर रट्टा मारने या फिर अभ्यास के प्रयास के द्वारा, ठीक है, विद्यार्थियों को चीजों को रटना सिखाया जाता है और सिखाया जाता है कि किस प्रकार स्मृति में जो तथ्य हैं उनका भंडारण किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा याद रखिएगा, हार्वर्ड का मानना था कि विद्यार्थी का दिमाग जब वह छोटा होता है, ठीक है, तो एक कोरी स्लेट की तरह होता है। एक शिक्षक उसे जो भी समझा देगा, जो भी काम उसे देगा, ठीक है, वह उन्हें कहीं ना कहीं अपनी स्मृति में संचित कर लेता है और जब आगे कभी नया ज्ञान आता है, ठीक है, और अगर पुराने ज्ञान से कहीं ना कहीं वह कनेक्ट होता है तो उससे वह जोड़ लेता है। अभी इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक शिक्षक का। ठीक है, एक शिक्षक भूगोल के ये है शिक्षक हैं, भूगोल के शिक्षक हैं और विद्यार्थी, इसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक भूगोल के शिक्षक होते हैं, ठीक है, कक्षा कौन सी है, चौथी या पांचवी कक्षा मान लीजिए। ठीक है, चौथी या पांचवी कक्षा के विद्यार्थी भूगोल के शिक्षक आते हैं कक्षा में। चौथी और पांचवी के विद्यार्थियों को वह आज एक टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वह विद्यार्थी को जो टॉपिक पढ़ाते हैं वह है राज्य और उनकी प्रमुख राजधानी, वह बता देते हैं विद्यार्थियों की। ठीक है, विद्यार्थी को बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, असम की राजधानी दिसपुर है। ऐसे ही वह अन्य जो राज्यों की राजधानियां हैं वह विद्यार्थियों को बहुत अच्छे तरीके से बता देते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी क्या करते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से रट लेते हैं और जब क्या करते हैं, जो अपने टीचर होते हैं वह जब उन्हें होमवर्क देते हैं तो नेक्स्ट डे जब उनसे पूछते हैं कि बताओ असम की राजधानी क्या थी, तो वह बहुत आसानी से बता देते हैं कि असम की राजधानी दिसपुर थी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको रट लिया है। ठीक है, अब बार बार ऐसा उनको रटवाया जा रहा है इन चीजों को। ठीक है, कि राज्य ये है, राजधानी ये है, राज्य ये है, राजधानी ये है, बार बार उसने रटा कि असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यह फैक्टों को वह रटता गया और फिर मान लीजिए परीक्षा का समय आया, मूल्यांकन का समय आया, वहां पर भी शिक्षक ने एक जो प्रश्न दिया वह भी यही दिया कि जो असम की राजधानी है वह दिसपुर है। ठीक है, तो विद्यार्थी के मन में यह फैक्ट बहुत अच्छे तरीके से बैठ चुका है, क्योंकि पहले तो उसने क्लास में रटा, फिर टीचर ने जब उसको होमवर्क दिया तो उसने फिर से रट के आया। ठीक है, उसके बाद परीक्षा हुई, परीक्षा में भी उसने वही चीज क्वेश्चन पेपर में पूछी गई तो उसने फिर से बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। मतलब अब उसके दिमाग में बिल्कुल डाटा पहुंच चुका है, संचित हो चुका है कि असम की राजधानी जो है वह दिसपुर है। ठीक है, अब मान लीजिए वह आगे की कक्षा में जाता है, मान लीजिए कि 8th या 9th क्लास में जब वह जाता है और शिक्षक उन्हें पढ़ा रहे होते हैं कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह असम में है। असम एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर चाय की खेती होती है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्र हैं लेकिन प्रमुख क्षेत्रों में असम का नाम भी आता है, तो चाय की खेती असम में ही होती है। ऐसा सुनते ही सबसे पहले तो विद्यार्थी का जो दिमाग है वह क्लिक करता है कि उसने यह जो तथ्य पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा है, उसे याद आता है। ठीक है, यह तथ्य तो उसे पता चल जाता है कि हाँ असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, वह उसकी स्मृति में संचित रहता है। जैसे ही टीचर बताते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, चाय की खेती असम में होती है, तो उसका दिमाग पीछे के जो टॉपिक उसने पढ़े थे, जो तथ्य पढ़े थे, उनको कनेक्ट कर लेता है कि असम की राजधानी दिसपुर होती है। ठीक है, तो पुराना जो डाटा था वह नए डाटा के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, यह सिद्धांत यह मानता है कि जिस प्रकार मकान बनाने के लिए ईंटों को एक जगह इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विद्यार्थी के जो दिमाग है उसको विकसित करने के लिए कहीं ना कहीं, ठीक है, उसको चिंतन स्तर तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं बचपन में तथ्यों की जो ईंट होती है उनको संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह जो सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, ठीक है, जो कि हार्वर्ड ने दिया था, अवबोधन का सिद्धांत भी इसे बोला जाता है। इसका सिंपल सा अर्थ है नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना। ठीक है, बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपने इन दोनों को सिद्धांत जो है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत और हमारा है प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत,
एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे तरीके से याद रख लिया तो यह लेवल अपने आप में पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अगला सिद्धांत हमारे सामने है वह है थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत। ठीक है, यह सिद्धांत उद्दीपन प्रक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसआर संबंध की स्थापना पर बल देता है। इसमें स्मरण तथा अभ्यास के नियम के माध्यम से अधिगम कराया जाता है। और अगला जो सिद्धांत इसमें है वह है, अगला सिद्धांत शायद यहाँ पर ऐड नहीं हो पाया है। ठीक है, अगला सिद्धांत यहाँ पर ऐड नहीं हो पाया है जो कि है कंडीशनिंग वाली थ्योरी है, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, कंडीशनिंग वाली एक थ्योरी है जो यहाँ पर ऐड नहीं हो पाई है तो उसको भी बताएंगे। ठीक है, थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, यह सिद्धांत आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, इन्होंने एक प्रयोग किया था एक बिल्ली पर, इनका प्रयोग था। ठीक है, कि किस प्रकार बिल्ली को वह एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। ठीक है, पहले तो कुछ दिन वह उसे भूखा रखते हैं, फिर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और बाहर एक मछली का टुकड़ा डाल देते हैं। ठीक है, चूंकि पिंजरे में एक स्विच लगा होता है तो जैसे ही बाहर एक उद्दीपक रखा हुआ है, ठीक है, इसे उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोला जाता है। बाहर एक उद्दीपक रखा होता है, वह होता है मछली का टुकड़ा। ठीक है, बिल्ली क्या करती है, बिल्ली को भूखा रखा जाता है चूंकि 4-5 दिन से, तो फिर वह पिंजरे पर हाथ पैर मारती है। ठीक, उसमें एक स्विच लगा होता है, कई बार प्रयास करने के बाद गलती से स्विच पर उसका जो पंजा है वह लग जाता है और फिर पिंजरे का जो जो गेट है, ठीक है, डोर है, जो वह खुल जाती है और वह आकर मछली खा लेती है। ठीक है, ऐसा प्रयोग कई बार किया जाता है। बिल्ली बार बार जो पिंजरे पर है हाथ मारती है, ठीक है, अपना पंजा मारती है, कई प्रयास के बाद यह खुल जाता है, लेकिन 50-60 बार जब यह प्रयोग किया जाता है, अंत में बिल्ली को यह पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर एक जगह है, एक जगह स्विच लगा है, तो केवल वह वहीं पर हाथ मारती है और जाकर बाहर निकल जाती है और मछली का जो टुकड़ा होता है उसे खा लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक उद्दीपक होता है जो कि मछली का टुकड़ा है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, उसको देखकर वह प्रतिक्रिया करती है, अनुक्रिया करती है, इसलिए इसको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, मान ये कौन थे, यह व्यवहारवादी हमारे मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इनका जो जो सिद्धांत है वह पूरी तरह व्यवहारवादी है। इन्होंने, इनका जो सिद्धांत था वह 3 चीजों पर मुख्य फोकस था उसका। पहला तो प्रभाव का नियम, तैयारी का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, बाकी इनको बहुत अच्छे तरीके से हम ऐप पर कंप्लीट कराएंगे क्योंकि यह सिद्धांत अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके जो अन्य भी सिद्धांत है, ठीक है, अन्य इसके क्या है, एक तो जो प्राथमिक सिद्धांत हो गए और अन्य इसकी थ्योरी है वह भी है, 5 प्रकार के हैं, उनको भी हम बताएंगे। ठीक है, तो उनको हम ऐप पर कंप्लीट कराएंगे क्योंकि यहाँ पर यह सिद्धांत बहुत टाइम लेगा, लगभग 1 घंटे का लेक्चर, और थॉर्नडाइक के सिद्धांत और जो कंडीशनिंग थ्योरी है दोनों पर ही होने वाला है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को हम ऐप पर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराने वाले हैं, तो इसको आप वहां पर जाकर समझ लीजिएगा। कोर्स परचेस करने के बाद इस सिद्धांत को जो क्लास है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इतने को आप कर लीजिएगा, जिसमें है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हमने आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझा दिया, जो एग्जाम्पल जो प्रयोग उन्होंने किया था उसको भी हमने आपको बता दिया है। बाकी ऐप पर इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। तो कोर्स परचेस करने के बाद यह जो लेक्चर हैं आपको दिखने लगेंगे, तो वहां पर जाकर आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, कि थॉर्नडाइक पर कितना कुछ पढ़ाया गया है, क्योंकि अगर इस लेक्चर में इसको पढ़ाएंगे तो लेक्चर अपने आप में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और वैसे भी सब कुछ यहाँ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, सब कुछ यहाँ पर नहीं पढ़ाया जा सकता है। और बाकी इसको तो जितना हमने कराया है फिलहाल कर लीजिए। ठीक है, बाकी बेहतर तरीके से यहाँ भी समझाने की कोशिश की है और अन्य एग्जाम्पल के साथ हमने ऐप पर भी इसको पढ़ाया है। तो चलिए इतना पढ़ लीजिएगा और बेहतर तरीके से इसका रिवीजन भी कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल या बोध स्तर, जो कि हमारा मॉरिशन ने दिया था। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और एक और बात, यहाँ पर जो हमने इसके अर्थ, परिभाषा और कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताए हैं, ठीक है, इसमें उद्देश्य और लक्ष्य हमारे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन यह स्मृति स्तर जो है, स्मृति स्तर अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सॉल्यूशन, ठीक है, इन सबको भी जानना जरूरी है। और एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट, इसके मॉडल, जो कि हमने आपको यहाँ पर अभी तक नहीं बताए, इसके मॉडल पर भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके मॉडल बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जानते हैं शिक्षण के जो स्तर हैं उनसे हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने ही वाला है। बाकी अन्य क्वेश्चन अन्य टॉपिक से आते हैं, जिसमें स्मृति लेवल में कुछ मनोवैज्ञानिक तो सिद्धांत जो हैं 4 सिद्धांत हैं, और बाकी इसमें जो 4 मॉडल हैं उनको हम ऐप पर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर जाकर इनको देख लीजिएगा। यहाँ पर यह मॉडल कंप्लीट नहीं कराएंगे, और ना ही इसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज और सॉल्यूशन जो है सुझाव जो है वह सभी ऐप पर ही कंप्लीट कराए गए हैं। ठीक है, तो इनको वहां पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इनको पढ़ लीजिएगा, बेहतर तरीके से इनका रिवीजन कर लीजिएगा। ये दोनों हमारे जो बैच चल रहे हैं एमपी सेट और यूजीसी नेट दोनों को लेकर, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इनमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, सॉल्यूशन बुक मिलेगी, और साथ में कंप्लीट नोट्स भी दिए जा रहे हैं। नोट्स का जो सैंपल होता है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं इसका जो सैंपल है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के बाद जो नोट्स है आपको वहीं पर मिलने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।